नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश। एंड दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एडजेक्टिव स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सभी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे पढ़ा था। एंड देन उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देखे थे एडजेक्टिव के, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। एंड आज यूज देखते हैं फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी। कि किस केस में आपको फ्यू या लिटिल यूज करना है और किस केस में आपको मच या फिर मैनी में से एक चीज यूज करनी है। दोस्तों, जब भी सवाल आए संख्या का, तो संख्या हम यानी काउंट कर सकते हैं। भाई, संख्या को हम, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास दो पेन है, तो पेन को मैं काउंट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसके आगे संख्या लगाई है ना। तो जो भी जिसके आगे हम संख्या लगा सकते हैं, यानी वो काउंटेबल है। आप जानते हैं, हमने काउंटेबल नाउन भी पढ़ी थी। तो शब्दों में जिन शब्दों को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिस केस में कोई काउंटेबल नाउन है, तो उस केस में यानी संख्या में हम क्या यूज करेंगे? फ्यू और मैनी। ठीक है। फ्यू तब यूज करेंगे जब मात्रा यानी संख्या जो है उस चीज की कम हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे पास मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, तो मैनी यूज करूंगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। है ना। तो अगर मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, यानी संख्या में काउंट कर सकता हूँ, यानी जो काउंटेबल है उसमें हम यूज क्या करेंगे? फ्यू कम के लिए, मैनी ज्यादा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, जो कि काउंटेबल नहीं है यानी अनकाउंटेबल है ना, उसको हम मात्रा में कर सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, अ लिटिल वाटर। ठीक है। तो ये लिटिल कम के लिए एंड मच वाटर ज्यादा के लिए, यानी मच ज्यादा के लिए और लिटिल कम के लिए। क्लियर दोस्तों? अगर मात्रा है तो लिटिल, मच। अगर संख्या है यानी काउंटेबल है, अगर सिंपल सी अगर आप फंडा देखें तो काउंटेबल नाउन आ रही है, उससे पहले फ्यू या मैनी लगाना है। ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, तो उससे पहले कम के लिए लिटिल लगाना है, ज्यादा के लिए मच लगाना है। सिंपल। क्लियर हुई दोस्तों बात? चलिए, अब फ्यू और लिटिल का थोड़ा सा और यूज देख लेते हैं। जैसे आ फ्यू। आ फ्यू कब आएगा? यानी कोई चीज है, संख्या में तो है, यानी कम है लेकिन है। ठीक है। संख्या में कम है लेकिन है। ठीक। खाली फ्यू जो आएगा, यानी संख्या में इतना कम है कि बिल्कुल ना के बराबर है। संख्या संख्या याद रखना, यानी काउंटेबल कोई चीज है, इतनी है कि बिल्कुल ना के बराबर है, कि होती या ना होती तब भी कोई फायदा नहीं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एंड द फ्यू कब यूज करेंगे? यानी कोई चीज संख्या में है, कम है, लेकिन हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी पॉइंट एक तरह से उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, इंगित कर सकते हैं। ठीक है, तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे? द फ्यू। नेक्स्ट, अ लिटिल, यानी मात्रा में कम है लेकिन है। ओके। लिटिल मात्रा में इतना कम है कि बिल्कुल ना के ही बराबर है, खाली लिटिल लगाएंगे उसके आगे। इनके अभी हम क्वेश्चन करने से इसके यूज देखेंगे किस तरह से ये होंगे। ओके। द लिटिल यानी अगेन कि कम है मात्रा में, लेकिन उसकी तरफ हम क्या इसको दर्शा सकते हैं, या उसकी तरफ हम क्या कर सकते हैं? इंगित कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट कर सकते हैं। ओके। इतनी बात क्लियर हुई। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं। ओके। तो इस वाले जो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें को हमें किस किस वर्ड से भरना है? या तो दोस्तों इसमें आएगा फ्यू, या आएगा आ फ्यू, या द फ्यू, या लिटिल, या द लिटिल, या आ लिटिल। ठीक है, यानी इस बेसिस पे ही होगा। आ फ्यू संख्या में कम होना लेकिन है होना, फ्यू संख्या में ना के बराबर, द फ्यू संख्या में कम है लेकिन हम उसकी तरफ पॉइंट आउट यानी उसको दर्शा सकते हैं। आ लिटिल संख्या में कम है लेकिन है, खाली लिटिल है, तो संख्या में बिल्कुल ना के बराबर। द लिटिल है, मात्रा में कम, और उसकी तरफ हम क्या कर सकते हैं? इंगित। तो यानी बेसिकली ये चीजें काउंटेबल के लिए यूज होंगी और ये तीन चीजें अनकाउंटेबल के लिए। अब किस तरह से यूज होगी अभी देख लेते हैं हम। जैसे डैश, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग।
अब नॉलेज क्या है? नॉलेज एक अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है, यानी इसमें लिटिल यूज होना है, सिंपल सी बात। अब कौन सी लिटिल यूज होगा? लिटिल मतलब क्या था कि बिल्कुल ना के बराबर होना। अब ना के बराबर नॉलेज होगी तो कोई डेंजरस थिंग होगी? नहीं हो सकती, है ना। द लिटिल, यानी इसकी तरह हम पॉइंट आउट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं है। आ लिटिल, यानी कि हमें नॉलेज तो है लेकिन कम है, तो आधी अधूरी नॉलेज डेंजरस थिंग है, ये तो कहावत भी है ना। आधी अधूरी नॉलेज, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सॉरी, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ठीक है ना। तो ये तो एक कहावत हो गई, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? अ लिटिल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, यानी डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी कि कुछ दिन रेस्ट करो। अब डेज क्या है? काउंटेबल है ना। काउंटेबल है तो अगेन किस में से आएगा? फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। अब देख लेते हैं क्या आएगा। फ्यू, यानी कुछ ना, बिल्कुल ना के बराबर दिन तुम रेस्ट करो, तो फिर रेस्ट मिलेगा ही कहाँ अगर ना के बराबर दिन हमने रेस्ट किया? तो ये तो आएगा ही नहीं। क्या हम दिनों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, द फ्यू भी नहीं आएगा। तो अगेन क्या बचा? आ फ्यू। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिन, यानी थोड़े कम दिन किया है लेकिन है ना। तो अ फ्यू डेज। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, यानी जितना पानी मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो उसने खत्म कर दिया। ठीक है, अब पानी आ गया। वाटर क्या है? वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गई, यानी इसके साथ क्या आएगा? लिटिल, द लिटिल या आ लिटिल। अब बिल्कुल ना के बराबर तो मैं रखूंगा नहीं पानी, है ना, तो लिटिल तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द लिटिल, द लिटिल किस केस में आएगा? कि थोड़ा पानी जो मैंने बचाया था, पानी थोड़ा बचाया था, है ना, और इसकी तरफ मैं पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ कि हाँ मैंने ये पानी बचाया था तुम्हारे लिए लेकिन इसने खत्म कर दिया, तो मैं उसको दर्शा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए पानी बचाया था थोड़ा, है ना। तो ये सही लग रहा है। आ लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं और पॉइंट आउट के लिए आ लिटिल नहीं आता। ओके, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? द लिटिल। द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट चलते हैं। द शो वॉज कैंसल्ड, शो कैंसल हो गया एज डैश पीपल टर्न अप टू सी, यानी बहुत ही कम लोग आए थे। अब लोग क्या है? काउंटेबल है ना। काउंटेबल है तो इस केस में यानी लोगों को हम संख्या में कर सकते हैं, है ना, तो संख्या में काउंट कर सकते हैं, यानी बिल्कुल ना के बराबर ही लोग आए। इसकी वजह से शो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी बिल्कुल ना के बराबर आने के बाद। अगर थोड़े आएंगे तो फिर भी शो चलेगा ना, बिल्कुल ना के बराबर ही आए तो इसी वजह से शो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये क्योंकि संख्या में हम काउंट कर सकते हैं तो क्या आएगा? फ्यू, आ फ्यू या दा फ्यू? इसमें आएगा दोस्तों फ्यू। क्यों? क्योंकि फ्यू का मतलब क्या था? संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, तो यानी इतने कम लोग थे, बिल्कुल ना के बराबर ही थे, इसी वजह से उनको शो क्या करना पड़ा? कैंसिल करना पड़ा। ठीक है। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता। देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में क्या है? मिल्क इतना कम है कि उससे चाय नहीं बन सकती, यानी बिल्कुल ना के बराबर ही है। अब क्योंकि ये मिल्क है यानी अनकाउंटेबल है, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा लिटिल। संख्या में इतना कम की, सॉरी मात्रा में इतना कम की, ना के बराबर। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको ये वर्ड यूज करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ दोस्तों कुछ रूल्स देख लेते हैं एडजेक्टिव्स के, कि किस तरह से हमें एडजेक्टिव यूज करनी है और किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में। ओके, चलिए, या क्वेश्चन में किस तरह से हमें इसे यूज करना है। ओके, एज, एज एंड सो एज के बीच एडजेक्टिव, एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगी। अभी आप एडवर्ब को नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे। अभी हम एडजेक्टिव पे फोकस करते हैं। आप जानते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है एडजेक्टिव की, है ना, हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ा था। तो एज और सो एज के बीच में जो हमेशा कोई एडजेक्टिव आएगी तो वो हमेशा किस में आएगी? ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया
जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। ठीक है, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, या ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, या ही इज एज बेस्ट एज हिज ब्रदर। तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर एज और एज आए, उन दोनों के बीच में हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, ना कि कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव। क्लियर इतनी बात? ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही रैन एज फास्ट एज ही कैन, वो इतनी तेज भागा जितनी फास्ट वह भाग सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फास्ट आया, ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री आई है, क्योंकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, फास्टर होगी, है ना, कंपैरेटिव फास्टर होगी, और सुपरलेटिव फास्टेस्ट होगी, है ना। तो हमेशा एज और एज के बीच में क्या आएगा, या सो एज भी होता तो भी क्या आएगी, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, इतना आप ध्यान रखिए। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ईआर, ये आप जानते हैं। अगर हमारा सिंपल पहला रूल क्या कहता है, अगर पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़ दो तो हमारी क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, का प्रयोग होता है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा, देन आएगा। क्या आएगा, देन आएगा। या हम कह सकते हैं, देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करो। ठीक है, यानी देन के पहले हमेशा क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन जरूर आए। दोनों एग्जांपल्स लेके समझाता हूं। जिस तरह जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज बेटर देन यू। ही इज बेटर देन यू, यानी वह तो हमसे बेटर है। तो देन के पहले क्या आया, बेटर आई। बेटर क्या है, गुड, इसकी पॉजिटिव फॉर्म है ना। बेटर क्या है, कंपैरेटिव है, यानी देन के पहले क्या आई, कंपैरेटिव। क्लियर हो गया। लेकिन कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आए, ये जरूरी नहीं हो सकता। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, कि आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ। सो टुडे आई एम फीलिंग बेटर। तो यहाँ पे बेटर के बाद देन थोड़ी ना आया है ना, नहीं आया ना। ठीक है, तो हमेशा हमेशा देन के पहले तो कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आए। ओके, तो ये हमने रूल में पढ़ा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आएगा, यानी कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए और एन नहीं आएगा, हमेशा हमेशा आर्टिकल द आएगा। हमने आर्टिकल का थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था, जिसमें ए, एन और द आर्टिकल्स थे। ठीक है दोस्तों, ये तीन हमारे आर्टिकल होते हैं, जिसमें से ए और एन नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हमेशा क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया एग्जांपल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। ठीक है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास, वह सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले क्या आया, द आया। ओके, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा। क्लियर? अब दोस्तों इसको भी वॉयलेट करेंगे हम, यानी हमेशा जरूरी नहीं है कि सुपरलेटिव से पहले द आए। सुपर कंपैरेटिव डिग्री के भी पहले द और बाद में ऑफ आ सकता है, यानी प्रपोजिशन आ सकती है। कैसे, देखते हैं। अगर सिर्फ दो व्यक्ति, देख लीजिए,
अगर दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के टाइम पे पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, जब उसकी कोई विशेषता बता रहे हो या गुण बता रहे हो। कंपैरेटिव जब दो के बीच में कंपैरिजन हो, और जब सभी में से हमें सिर्फ एक को चुनाव करना हो, एक का चुनाव करना हो, उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। ये आपको अच्छे से पता है। अब अगर सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में एक का चुनाव किया जाए, ठीक है, दो के बीच में, अब दो के बीच में कंपैरेटिव आनी है, लेकिन आपको दा भी यूज करना है, ठीक है, तो कंपैरेटिव का प्रयोग होगा। ठीक है, कंपैरेटिव का प्रयोग होगा जब दो के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले आर्टिकल दा आ रहा है तो वो सही है, और बाद में क्या आएगा, बाद में प्रपोजिशन आएगी, वो भी ओ। ठीक है, अभी मैं एक दो एग्जांपल लिखूंगा, आप बताना कौन सा करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है, अब हमने रूल पढ़ा कि अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, दो के बीच में, सबसे पहले हमें दो देखना है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो के बीच में, दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो उस केस में हम सुपरलेटिव ना यूज करके क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव। तो हमने ये वाली सुपरलेटिव नहीं, यानी ये मेरा गलत हो गया सेंटेंस, ये ठीक है, बेटर लिख दिया हमने। ठीक है, अब उससे पहले क्या आएगा, आएगा उससे पहले आएगा द, यानी कि द आर्टिकल आएगा। ठीक है, एंड कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगी प्रपोजिशन, यानी ऑफ प्रपोजिशन। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, वह दोनों भाइयों में से ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो दो के कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले द एंड प्रपोज, यानी आर्टिकल द एंड बाद में उसके प्रपोजिशन ऑफ। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको फंसाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। जब एक नाउन या प्रोनाउन को दो विशेषताओं के बीच तुलना हो रही है, यानी एक ही पर्सन है, उसी की ही दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते। उस केस में हम सीधा सीधा क्या यूज करेंगे, मोर पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे उसका, उसका क्या करेंगे यूज, उसकी आगे हम मोर लगा देंगे, साथ ही पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, एंड देन उसका हम यूज करेंगे। अब जैसे हमने मोर और मोस्ट कब लगाते थे, जब हमारे जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें बहुत ज्यादा सिलेबल्स आ रहे हो, है ना, जैसे ब्यूटीफुल, यानी बहुत ज्यादा वोवल्स आ रहे हो, उसका मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें अगर मोस्ट चाहे सिलेबल्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उस केस में भी हम मोर लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना कौन सा ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब देखिए दोस्तों, दोनों सेंटेंसेस में एक ही पर्सन की बात हो रही हो, है ना, एक ही पर्सन की बात हो रही है, वो वाइज भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन ज्यादा क्या है, वो ज्यादा वाइज है इंटेलिजेंट होने से, यानी बहुत ज्यादा वाइज है बुद्धिमान होने से, है ना। तो ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब दो के बीच में कंपैरिजन आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन की दो विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन है। तो जब भी किसी एक प्रोनाउन या एक प्रोनाउन, ठीक है, या कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति के दो अलग अलग विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो,
तो उस केस में हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ना कि डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? तो इसी वजह से ही इज मोर वाइज, वाइज पॉजिटिव है, वाइजर कंपैरेटिव है ना? तो ही इज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन इंटेलिजेंट। बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो यही हमने रूल में पढ़ा। जब किसी वस्तु या नाउन या प्रोनाउन कहते हो, वस्तु या व्यक्ति के की दो विशेषताओं, किसी एक की ही दो विशेषताओं के बीच में अगर तुलना हो रही हो, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, उस केस में मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुलना करते समय दूसरा पहले को, अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग होगा दोस्तों। यानी बहुत सारे में से अगर हमें किसी एक का चुनाव करना हो, उस केस में यानी एक्सक्लूड करना हो बाकियों को, तो उस केस में हम एनी अदर यूज करेंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ, चलिए मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें बताना आप कौन सा सही है। अब बताइए इसमें कौन सा सही है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, हर एक किसी भी मेटल से प्रीशियस है, या गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अभी हमने रूल में पढ़ा कि तुलना करते समय दूसरा पहले को या दूसरा यानी पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए हमेशा हमेशा एनी अदर का यूज करना है। यानी जब सेम चीजों में कंपैरिजन हो रही हो, तो उस केस में हम हमेशा एनी अदर का यूज करेंगे। तो हमारा दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, एनी अदर मेटल, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अब वहीं पे मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा डायमंड का। डायमंड इज प्रीशियस देन एनी मेटल। एक और एग्जांपल सेम वही ले लेता हूं जो मैंने पीछे लिखा था, गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी मेटल। अब देखिए दोस्तों, जब सेम ही चीज हो, तो उस केस में उसमें से एक को अलग करने के लिए हम एनी अदर का यूज करेंगे। अब दोस्तों गोल्ड क्या है? मेटल है, लेकिन डायमंड मेटल नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक एलिमेंट है। ओके, तो डायमंड क्या हो गया? ये एक बल्कि एलिमेंट नहीं है, कार्बन का ही कंपाउंड है। ओके, डायमंड इज नॉट अ मेटल। ओके, तो इसी वजह से हम डायमंड इज प्रीशियस देन एनी मेटल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे एनी लगाना सही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लेकिन गोल्ड एक मेटल है, तो गोल्ड को अलग करने के लिए हम एनी के साथ यहाँ पे अदर यूज करेंगे, भी हमारा ये सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो सेम चीजों को में से ही किसी एक को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज करेंगे। बाकी आप किसी को भी कंपेयर कर दो, उसमें एनी अदर की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, आई ओ आर, यानी जो शब्द आई ओ आर से खत्म होते हैं दोस्तों, उस केस में कंपैरिजन के लिए, उस केस में हम देन की जगह टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई ओ आर में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन यूज नहीं करना है। आई ओ आर ध्यान रखना, आई ओ आर। ओके, तो उस केस में हम देन का यूज ना करके क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सबके पीछे आई ओ आर आ रहा। ठीक है, पोस्टीरियर, जैसे एग्जांपल भी है कि ही इज सीनियर देन मी, देन नहीं आएगा, इसको टू करो तो ठीक है। या एग्जांपल के तौर पे हम ये भी लिख सकते हैं, ही इज जूनियर टू मी, है ना? आई ओ आर आया तो जूनियर देन मी नहीं, जूनियर टू मी। ओके,
चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, यानी ये अब शेप्स आ गई। ठीक है। एटर्नल, एवरलास्टिंग, बिल्कुल अनंत आ गया। ठीक है। आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल कोई वर्क है ही नहीं करना, है ना। प्राइम, सुप्रीम, सर्वोच्च, है ना। को प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होंगे, ये एज इट इज ही यूज होंगे दोस्तों। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, यानी इनके आगे हम मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते, या इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए यूज होता है, एंड सुपरलेटिव सभी में से किसी एक को अलग करना या सबसे ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए या सबसे ज्यादा अलग को चुनाव करने के लिए यूज होता है। अब दोस्तों ये अपने आप में ही बिल्कुल सफिशिएंट वर्ड्स हैं। कंप्लीट है तो आप इसमें से ज्यादा कंप्लीट, अगर मैं मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट बोलूं तो कुछ फायदा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट मतलब क्या है, पूरा है। तो अपने आप में जो पूरा है, तो ज्यादा पूरा या कम पूरा क्या होता है, कुछ भी नहीं, पूरा है तो कंप्लीट है वो, है ना। ऐसे यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल है, उसको हम छोटा बड़ा कुछ नहीं कर सकते। एवरलास्टिक या एटर्नल यानी अनंत है तो फिर वो अनंत ही है, वो उसका कोई सीमा ही नहीं है। इसी वजह से हम इन वर्ड्स की, इंटीरियर है अंदर है तो अंदर से ज्यादा अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं, या ज्यादा बाहर क्या होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर है, माइनर है, खाली है तो वो ज्यादा खाली, पूरा खाली कुछ नहीं होता। एम्प्टी मीन्स खाली तो खाली। एक्सीलेंट है, बेस्ट है, अपने आप में डन है। सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ज्यादा सर्कुलर कम सर्कुलर कुछ होगा ही नहीं, सर्कल है तो सर्कुलर है, ठीक है। एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर हमें कंप्लीट सब चीज आ गई। इसी वजह से हम इसका भी ज्यादा या कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा हमेशा ऐसे ही यूज होने हैं, इनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी, या इनके आगे कभी मोर या मोस्ट लगा देके तो वहीं पर ही गलत है, वहीं पर ही एरर है। ठीक है। तो एरर फाइंड करने के लिए ये रूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इन सभी को ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर? ये सिर्फ एक रीडिंग में याद हो जाएंगे, आप इसको इतना ज्यादा हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझ के पढ़ेंगे तो ये सिंपली याद हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है दोस्तों, कंपैरेटिव नहीं होती उनकी। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया टॉप का, ठीक है, टॉप, टॉप का क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट होगा। ठीक है। मोस्ट टॉप नहीं, टॉप मोस्ट। या हमारी जैसे कि दिशाएं हैं, जैसे ईस्ट हो गई, तो ईस्ट का क्या कर दूं, ईस्टर्न कर दिया मैंने, तो ईस्टर्न का क्या हो जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है। ऐसी वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न सदर्न मोस्ट, नदर्न नदर्न मोस्ट। ओके। तो इस तरह से हम सिंपल पॉजिटिव से क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव, यानी इनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। यानी ईस्टर्न मोर नहीं होगा या टॉप मोर नहीं होगा, टॉप या टॉप मोस्ट। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव प्रेफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है दोस्तों। जो ये प्रेफरेबल है, यानी ये जो प्रेफरेबल वर्ड है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये सुपरलेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कंपैरेटिव है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना कौन सा करेक्ट है। जैसे मैंने लिखा ही, और ही नहीं लेते हैं इस बार, दिस लेते हैं, दिस इज मोर प्रेफरेबल टू दैट, या दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। अब हमने पढ़ा कि प्रेफरेबल हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में अपने आप है, तो इसके आगे मोर लगाना गलत है। ठीक है। तो ये गलत सेंटेंस है, यानी दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, ये बिल्कुल ठीक है। अब प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू आता है, देन नहीं आता, आप ध्यान रखिएगा। ओके। तो प्रेफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो के बीच में, दिस और दैट के बीच में, यानी दो के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो इसी वजह से हमने क्या यूज किया यहाँ पे, प्रेफरेबल। ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा, लेकिन उसके आगे मोर या यानी ई आर पीछे नहीं लगेगा।
ये अपने आप में ही सफिशिएंट वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, एक ही नाउन या प्रोनाउन के दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो, और दोनों को, यानी एडजेक्टिव यानी एक ही नाउन के बारे में गुण बता रहा हो, ठीक है, और दोनों को एक कंजंक्शन से जोड़ा जाए, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। यानी पहले वाली एडजेक्टिव सुपरलेटिव में आ रही है तो सुपरलेटिव में आएगी, अगर वो कंपैरेटिव में आ रही है, हालांकि कंपैरेटिव का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है, तो हमेशा किस किस में आएगी, एक ही डिग्री में होगी उसकी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, गांधी जी वॉज द वाइजेस्ट एंड noblest among all leaders। कि गांधी जी वॉज द वाइजेस्ट एंड नोबलेस्ट, अब दोनों सुपरलेटिव डिग्री में आए हैं, अमंग ऑल द लीडर्स। ठीक है, दोनों किस में आए हैं, सुपरलेटिव डिग्री में आए हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये वाले रूल को भी। नेक्स्ट, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाती है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द, जैसे रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डीड, मीक, विकेड। अब इन रिच और पुअर का ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। अब दोस्तों ये जो दा लग गया ना आगे इनके, तो ये द रिच इज अमीर, रो नहीं बोलूंगा, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट, एस नहीं आया इसमें, क्योंकि आप जानते हैं अगर एस लग गया वर्ब में तो सिंगुलर हो गई, लेकिन अब एक्सप्लॉइट आया तो यानी क्या है, प्लूरल वर्ब। और ये द रिच और ये पुअर क्या है, ये है क्या, ये है एड प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, ही इज अ रिच मैन, ठीक है, वह एक अमीर आदमी है। ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, आ क्या है, आर्टिकल है, रिच क्या है, पता नहीं, मैन क्या है, एक नाउन है। अब नाउन के लिए क्या यूज हुआ है, रिच, तो यानी ये क्या हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया, अब पता लग गया। तो यहाँ पे क्या है, ये रिच एडजेक्टिव, लेकिन जैसे ही रिच के आगे क्या लग गया, आर्टिकल। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल हमेशा हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, तो ये द रिच क्या बन गया, ये एक प्लूरल कॉमन नाउन बन गई। यानी कि कॉमन नाउन आप जानते हैं अमीरों की जाति दर्शा रही है। ठीक है, तो दा लग गया, यानी जो अमीर हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर को, गरीबों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं, यानी उनसे काम निकलवाते हैं ज्यादा, है ना। एक्सप्लॉइट क्या है, ये एक प्लूरल वर्ब आ गई यहाँ पे। ओके, क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। तो ये द रिच बन गया, तो यानी ये रिच एडजेक्टिव से क्या बन गया, ये एडजेक्टिव से प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गई, सॉरी प्लूरल कॉमन नाउन बन गई। तो इसी वजह से द लगने से एडजेक्टिव क्या बन जाती है, प्लूरल कॉमन नाउन, और जिसके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो वही आपने देखा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही है, अगर ये सिंगुलर होती तो इसके आगे एस लगा होता, तो जो कि नहीं लगा हुआ है। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा कि दा लगाने पर कुछ एडजेक्टिव के आगे वो क्या बन जाएंगी, नाउन बन जाएंगी, जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो कंपैरेटिव एंड दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। दोस्तों कभी भी दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, दिस इज मोर बेटर देन दैट।
दिस इज मोर बेटर देन दैट, यानी ये बहुत ज्यादा बेटर है इससे। तो ये बहुत ज्यादा जो आया ना, ये भी कंपैरेटिव है, मोर बेटर भी कंपैरेटिव है, तो ये क्या है, गलत है। दिस इज बेटर देन दैट हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये हटा दो, तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी दिस इज बेटर देन दैट, ये इससे बेटर है, सिंपल। दिस इज मोर बेटर, यानी दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आएगी, सेम ऐसे ही दो सुपरलेटिव भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। जब दो एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्रपोजिशन आती हो, दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब दो एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्रपोजिशन आ रही हैं, ठीक है, प्रपोजिशन आप जानते हैं, संबंध सूचक। हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में कर स्टार्ट करेंगे, यानी अब वर्ब के बाद करेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है प्रपोजिशन का, है ना। प्रपोजिशन की आवश्यकता हो, यानी एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के बाद अलग प्रपोजिशन आ रही हो, जैसे देन आती है किसी किसी एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, किसी एडजेक्टिव के बाद टू आ रही हो, अलग अलग आ रही है दोनों एडजेक्टिव के साथ, जैसे आई ओ आर पे कोई सेंटेंस खत्म होता है, उसके आगे टू आता है, ठीक है, अदरवाइज देन आता है कंपैरिजन के लिए। तो उस केस में क्या हो, हमेशा प्रॉपर प्रोपोजिशन का हम यूज करेंगे उसके बाद। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल लूंगा जिसमें एक गलत है और एक सही है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। नेक्स्ट लिखा मैंने, ही इज, ये नेक्स्ट बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। ठीक है, अब आप जानते हैं जिसके पीछे आई ओ आर आ रहा है, ठीक है, अब आई ओ आर आ रहा है तो हमेशा क्या आएगा उसके बाद, टू आएगा, लेकिन यहाँ पे टू तो है ही नहीं। मोर एक्सपीरियंस्ड के बाद देन ठीक आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा है तुमसे। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग जिस एडजेक्टिव के साथ जो प्रपोजिशन आ रही है उसको हम उसके बाद लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज सीनियर टू एंड मोर experienced than you। अब ठीक है, सीनियर के साथ देन नहीं आता, टू आता है, उसको मैंने लिख लिया। एक्सपीरियंस के बाद देन आ रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, और ये क्या था, गलत था। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब दो एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रपोजिशन की आवश्यकता हो, तो उपयुक्त प्रपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, अनिवार्य है। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। What kind of adjective used in the following sentence, यानी एडजेक्टिव, इसमें से कौन सी एडजेक्टिव यूज हुई है, देख लेते हैं। भाई दीज अभी पता लगेगा, दीज के बाद नाउन आ रही है, मैंगो क्या है, नाउन है, तो यानी ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। आर वर्ब है, राइप अगेन एक वर्ब है। ठीक है, चलो। तो ये दीज क्या है, कौन सी है ये वाली एडजेक्टिव। अब दीज में संकेत कर रहा हूं ना, तो संकेत कर रहा हूं तो क्या होगी ये होगी डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी संकेतवाचक, है ना। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी नहीं बता रही है, ना ही पोजेशन बता रही है, और ना ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सिर्फ बता रहा हूं वो मैंगो पके हुए हैं। तो पके हुए हैं यानी मैं उनकी तरफ संकेत कर रहा हूं, इसी वजह से ये क्या होगी, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगी। चलिए नेक्स्ट, चूज द अंडरलाइन वर्ड। इट इज अ यूनिक बुक। इट प्रोनाउन है, इज वर्ब है, आ आर्टिकल है, यूनिक एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बुक के लिए आया है। बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता क्या बता रही है, कि एक यूनिक है, तो विशेषता बता रही है, तो ये एक यूनिक वर्ड क्या है, एक विशेषण है, तो यानी कि ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। अब दोस्तों एडवाइस, दोस्तों एडवाइस होती है सलाह, ठीक है, और एक तो ये सी होती है, जिसमें सी आ रहा है वो तो है दोस्तों सलाह,
और जिसमें एस ई आ रहा है, एस वाला आ रहा है, वो होता है सलाह देना। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत होना। हम आगे है ना चल के कुछ कंफ्यूज वर्ड करेंगे जिसमें सी एस आने से यानी कुछ कुछ चेंज होने के बाद डिफरेंट बन जाता है। जैसे एडवाइस क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है, और एडवाइस क्या है, दे रहे हैं, तो यानी कार्य हो गया, ये एक दोस्तों वर्ब है। ओके, तो ये हम कंफ्यूज वाले वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें नाउन वर्ब के बीच में हम कंपैरिजन, या नाउन एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन, या कुछ और भी कंफ्यूज वर्ड्स होते हैं जिनके एक छोटा सा लेटर चेंज होने से डिफरेंट बन जाता है, मीनिंग भी और साथ ही वर्ड भी। ओके, तो उनको हम करेंगे बाद में। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन फोकस कीजिए कि एडवाइस यानी कि सलाह होती है। अब हमें इस नाउन का एडजेक्टिव ढूंढना है। देखते हैं। एडवाइजेबल होता है दोस्तों उचित। क्या होता है, उचित। जैसे उचित सलाह हो गई, है ना, तो उचित सलाह, तो यही विशेषता बता रहा है। तो इसी वजह से यही क्या है हमारी, यही एक एडजेक्टिव है। ओके, और देख लेते हैं एडवाइसेडली। ये होता है दोस्तों सोच समझ कर, सूझबूझ कर एक तरह से। तो ये एक तरह की एडवर्ब है, वो हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, अभी आपको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एडवाइजर। एडवाइजर होता है दोस्तों सलाह देने वाला। तो अगेन ये क्या हो गई, सलाह देने वाला व्यक्ति हो गया, यानी क्या हो गई, ये तो एक नाउन हो गई, है ना। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडवाइजेबल। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। अब आप जानते हैं द आर्टिकल है। टॉल, टॉल किसकी, कौन है, लंबी लड़की है, लड़की क्या है, नाउन, नाउन के लिए क्या यूज होगी, एडजेक्टिव है। मेट वर्ब है। आ अगेन आर्टिकल आ गया। बॉय नाम है, नाउन है, कॉमन नाउन है ये भी, है ना। तो इसमें से एडजेक्टिव पूछा क्या है, टॉल है, तो टॉल को लगा के आगे बढ़ेंगे, सिंपल। अब आप जानते हैं सभी वर्ड्स को। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड। ऑल अंडरलाइंड है। ऑल द पीपल चीयर्ड। सभी पीपल ने चीयर, पीपल के लिए क्या यूज हो रहा है, ऑल, तो अगेन क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट। डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें क्या आएगा। ऑल, मैनी, एवरी, सम। डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी सभी स्टूडेंट क्या है, कैपेबल हैं एग्जामिनेशन पास करने के। तो सभी, और सभी के लिए क्या यूज वर्ड होता था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में, हमेशा एवरी। सो एवरी स्टूडेंट, है ना, क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताना है। यूज, यूजफुल, यूजिंग एंड यूजफुलनेस। अब यूज आप जानते हैं क्या है, उपयोग, उपयोग ही है ना, उपयोग या उपयोग करना, तो यानी ये नाउन भी हो सकता है दोस्तों, वर्ब भी हो सकती है, बट एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ओके। यूजफुल यानी उपयोगी, जैसे इट इज अ यूजफुल पेन, तो हाँ ये बता रहा है, तो इसका मतलब है उपयोगी। तो ये क्या, ये विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो सकता है। आगे देखते हैं। यूजिंग, अगेन यूजिंग इज व्हाट, अगेन नाउन या वर्ब। ठीक है। यूजफुलनेस यानी उपयोग आने वाला, है ना, यानी एक तरह से आने वाला, तो अगेन ये क्या है, ये अगेन नाउन है। ठीक है, ये भी अगेन क्या है, एक नाउन है। तो इसमें एडजेक्टिव बताने हैं जो कि है यूजफुल, यानी बी इज द राइट ऑप्शन हियर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव बताने हैं कौन सी आएगी। इट वॉज डैश कार ही हैड एवर ड्रिवन, यानी उसने अभी तक जितनी कार चलाई है ये कैसी है, कंफर्टेबल। पूछ रहा है कि ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है जितनी भी आज तक उसने कार चलाई, यानी सभी में से किसी एक को अलग कर रहा है ना। तो एक को अलग कर रहा है, यहाँ पे कौन सी आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब देखते हैं इसमें सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। द मोर कंफर्टेबल, ये तो कंपैरेटिव है, ये तो है ही नहीं। द मोस्ट कंफर्टेबल, ये ठीक है, मोस्ट आ रहा है जो कि सुपरलेटिव है। द कंफर्टेबल ये तो आएगा ही नहीं, पॉजिटिव तो आएगी नहीं, और पॉजिटिव से पहले द लगेगा भी नहीं। द मोर कंफर्टेबलेस्ट, भाई ईएसटी बना करके पॉजिटिव में हम सुपरलेटिव बना सकते हैं, लेकिन ये एक सिलेबल वर्ड है, तो इसमें कंफर्टेबलेस्ट लिखना गलत होगा, द मोस्ट कंफर्टेबल आएगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन हियर। क्यों, क्योंकि ये सही फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री की, और सुपरलेटिव ही आएगी क्योंकि हम सारी कारों में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, हम हमेशा की तरह 20 वर्ड स्टार्ट करते हैं अपने वो कैब के।
ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला है दोस्तों बेट। अब बेट से आप क्या समझते हैं? बेट, बेट जैसे मान लिया किसी को बेट डाल दिया, यानी किसी को चारा डाल दिया, किसी को पकड़ने के लिए, झांसा देने के लिए, तो बेट होता है चारा। ये तो सिंपल है, इसके लिए हमें किसी फंडे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेलफुल। अब दोस्तों जब भी कोई क्रिमिनल, मतलब कोई भी क्राइम करता है, उसको जेल में डाल देते हैं, उसको बाहर लाने के लिए कुछ दिनों के लिए उसको बेल पे बाहर निकाला जाता है ना। अब किसी की बेल ही फुल हो गई हो, यानी किसी को बेल मिल ही नहीं सकती। अब दोस्तों बिल बेल तब रद्द होती है जब कोई बहुत ज्यादा घातक टेर कोई घातक क्राइम करा हो किसी ने, है ना। तो जो कोई काम करेगा जिसकी बेल मिल ही नहीं सकती, बेल फुल हो चुकी है, यानी उसको और बेल नहीं मिलेगी, इसका मतलब वो जो क्रिमिनल है वो घातक है, यानी हानिकारक है। तो बेलफुल मीन्स घातक या हानिकारक। नेक्स्ट, बाक। अब दोस्तों आप, बाक, कोई आपसे बात कर रहा है, आपको उसके यार बात बक 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 लग रही है कि ये बक 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 करता रहता है ना। तो बक 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 करना यानी कि उसमें आप क्या छोड़ देते हो, अपना इंटरेस्ट खो देते हो। तो बाक मीन्स क्या हो जाएगा? यानी जिसमें आप अनइंटरेस्टेड हो, है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, है ना, तो यानी कि अनिच्छुक होना। नेक्स्ट, बामी। अब उसको दोस्तों बाम में कर देते हैं, बाम। जैसे कहीं भी चोट लग जाए तो बाम लगाते हैं ना, तो कभी गर्म लगता है, कभी ठंडा सा लगता है ना, गर्म ठंडा। लेकिन यहाँ पे बाम आ रहा है, यानी वाम लेंगे हम, तो वार्म मीन्स गर्म होता है, तो बाम मीन्स भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है। बेन, ये तो सिंपल है दोस्तों, आपने सुना होगा, साइंस इज बून और बेन, है ना। क्या है? बून और बेन। जैसे एआई आ रहा है आज के टाइम में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी बून है या बेन है। बून कब है? जब अच्छे हाथों में हो, जब उसका यूजफुल हो, यानी अच्छे हाथों में हो, उसके लिए, हमारे आगे के लिए यूजफुल हो बहुत ज्यादा, है ना, उसका यूज अच्छा हो, तो बून मीन्स होता है एक तरह से वरदान। बेन अगर गलत हाथों में पड़ गया तो वो एक ऐसे से क्या हो जाएगा? अभिशाप भी बन जाएगा, है ना। जैसे आप डीप फेक वीडियोस देख रहे हैं आजकल, तो बेन मीन्स क्या हो जाएगा? अभिशाप। बून मीन्स होता है वरदान, और बीन मीन्स होता है अभिशाप। ठीक है, या अभिशाप। बेंटर। अब दोस्तों बेंटर, इसको हम हंटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हंटर। हंटर मार रहा है कोई भी तुम्हारे में मजाक में, है ना, बार बार। तो यानी कि तुम्हें क्या कर रहा है? वो बार बार उकसा रहा है, यानी चिढ़ा रहा है एक तरह से, यानी मजाक में चिढ़ाना। मजाक में चिढ़ाना। नेक्स्ट, बाब। दोस्तों बाब एक तरह से फिश हुक होता है, यानी जैसे मछली पकड़ते हैं ना, उसका जो कांटा होता है ना, इस तरह से बना रहता है। मछली पकड़ने वाला है ना, इस तरह से जो कांटा बना रहता है मछली पकड़ने के लिए, तो वही है, उसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, तो बार मीन्स क्या हो जाएगा? कांटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों बारबेरिक, यानी बर्बर। इसको तो आर के आई आर हटा दो, बर्बर, तो क्या हो जाएगा? बर्बर, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है? क्रूअल है ना। नेक्स्ट, बार्ड। बार्ड दोस्तों होता है कवि। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये ध्यान में रखिएगा। बेयर फेस। बेयर होता है दोस्तों बिना कपड़ों के, ठीक है, एक तरह से। फेस यानी बिना कपड़ों के अपना चेहरा दिखा रहे हैं, यानी वो कितना ज्यादा क्या है? बेशर्म है। तो बेयर फेस मीन्स बेशर्म। नेक्स्ट, बैरॉक। बैरॉक को दोस्तों बुके बोल देते हैं। ठीक है, QUE, बुके। बुके क्या होता है? एक तरह से बुके यानी गुलदस्ता होता है ना, बुके गुलदस्ता होता है। गुलदस्ता किस लिए यूज होता है? जैसे शादी होती है तो उसके कारों पे लग के सजावट के लिए यूज होता है ना। तो बैरोक मीन्स सजा हुआ, सजाने के काम आता है ना बुके। तो सजा हुआ, या बुके खुद ही सजा हुआ होता है बहुत सारे फूलों से, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो बैरोक मीन्स सजा हुआ। बैराज। दोस्तों बैराज मीन्स तो आपको जान पता ही होगा, जैसे बांध बना देते हैं, है ना, डैम्स जिनको बोलते हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े फ्लड गेट्स होते हैं जो खुलते हैं, फिर पानी निकलता है, तो टरबाइन घूमती है, यानी बिजली प्रोड्यूस होती है ना। तो उनको बैराज बोल देते हैं ना, बैराज नाम से भी आपने सुना होगा। तो बैराज क्या है? बांध। बी लाइन। दोस्तों बी हमेशा, या जो मक्खी है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है, आप मान लीजिए। ठीक है, तो बी लाइन क्या होगी? सीधी रेखा। सीधी रेखा भी हो सकता है या रास्ता भी हो सकता है।
ठीक है। बेगेट, आपने कहावत सुनी होगी कि अमीर जो है वो पैसा बनाते रहते हैं और जो गरीब है वो बच्चे बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो रिच मेक्स मनी एंड पुअर बेगेट चिल्ड्रन, यानी पुअर, पुअर यानी गरीब है वो बेगेट करते हैं यानी पैदा करते हैं चिल्ड्रन। तो बेगेट मीन्स होता है दोस्तों पैदा करना। ग्रिज, अब दोस्तों ग्रिज, अब आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आप देना नहीं चाहते लेकिन वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, हालांकि मन नहीं है आपका देने का बट फिर भी देना पड़ेगा कि भाई वो गिड़गिड़ा रहा है, क्या पता परेशानी में ही हो। तो हमेशा क्या आएगा, ब्रीग्रेड मीन्स बेमन से देना, बेमन से देना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है बीगल। अब इसको गेल को क्या बोल देते हैं, गली बोल देते हैं। ठीक है, यानी हमने उसको गली में इजा दिया, यानी एक तरह से उसका क्या कर दिया, गलियों में घुमा दिया, अलग अलग छोटी 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 गलियों में, यानी उसकी क्या कर दी, दिशा भ्रमित कर दी। तो बीगल मतलब दिशा भ्रमित करना। बेहमत, अब दोस्तों इसको हम बोल देते हैं मैमथ। क्या बोलेंगे, मैमथ। अब आप जानते हैं मैमथ क्या था, मैमथ एक वो हाथी होता है जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होता है, बहुत ही विशाल होता है वो नॉर्मल हाथी से। ठीक है, तो बेहमंत भी मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा जीव। ठीक है, बेहमंत मीन्स बहुत बड़ा जीव। बेनेवोलेंस, इसको वॉयलेंस मीन्स क्या होता है, वॉयलेंस मीन्स झगड़ा वगड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा वॉयलेंस फैलाना। तो बिना वॉयलेंस के यानी कि आप बिल्कुल शांति हो, शांति हो तो यानी आपके अंदर क्या है, आपके अंदर दया है ना। तो बिना वॉयलेंस के क्या हो जाएगी, दया हो जाएगी। तो बेनेवोलेंस मीन्स दया। बिट्रे, आप जानते होंगे, बिट्रे कर दिया उसने मेरे से, यानी मुझको क्या दे दिया, उसने धोखा दे दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, धोखा देना। ब्लैक गार्ड, गार्ड है लेकिन काला है, यानी दिल से काला है, यानी बहुत ही बेकार व्यक्ति है, यानी उसके अंदर कोई भी मॉरल नहीं है उसका, है ना। तो ब्लैक गार्ड मीन्स अनैतिक व्यक्ति। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।